नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 27, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑपरेंट कंडीशनिंग अर्थात अभियांत्रिकी जो अनुबंधन है उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है अर्थात अभियांत्रिकी अनुबंधन को ही हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। और इसके जो प्रतिपादक थे वो हमारे स्किनर महोदय थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं साथियों, आप सभी साथी इस प्रकार की जो टर्म है उनको इंग्लिश टर्म में याद करें तो आपको आसानी होगी, क्योंकि हिंदी में आपको कई अन्य शब्द अन्य चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन की जगह आपको देखने को मिला अभियांत्रिकी अनुबंधन। आपको अंग्रेजी में एक ही टर्म देखने को मिलेगी जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग है। यहाँ पर चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बालक शिक्षण के कौन से स्तर पर चीज़ों को पहचान कर समझ कर उन पर अपने विचार प्रकट करने योग्य हो जाता है? ऑप्शन ए स्मृति स्तर, ऑप्शन बी अवबोध स्तर, ऑप्शन सी चिंतन स्तर, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा स्तर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिंतन स्तर। साथियों, जो बालक होता है चिंतन स्तर पर किसी भी वस्तुओं को पहचान कर समझकर उन पर अपने विचार प्रकट करने लग जाता है, और इसी को चिंतन स्तर को हम विचार मग्न अवस्था भी कहते हैं। और ये जो अवस्था होती है चिंतन स्तर की, जो बालक में चिंतन स्तर जो प्रारंभ होता है वो 11 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों, स्मृति स्तर में बालक क्या करता है, किसी चीज़ों के प्रत्यक्षीकरण करता है, वस्तुओं को देखता है, सुनता है, सुनकर इसी प्रकार से उनका प्रत्यक्षीकरण करना प्रारंभ कर देता है। अवबोध स्तर में बालक प्रत्यक्षीकरण करने के बाद समझ विकसित कर लेता है अर्थात अंडरस्टैंडिंग करने लग जाता है। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी संकल्पना, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया। हम किसी चीज को सीख लेते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर क्या परिणाम नहीं हो सकता है। साथियों, हम किसी भी चीज को सीख लेते हैं, जब लर्निंग हो जाती है हमारी, तो हमारी अभिवृत्ति अर्थात एटीट्यूड में चेंज आता है, बिल्कुल आता है। साथियों, संकल्पना अर्थात हमारे मस्तिष्क में प्रत्यय विकसित होता है। बिल्कुल किसी भी चीज को सीखने के बाद हमारे अंदर प्रत्यय विकसित होता है, कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। साथियों, सीखने के बाद हमें परिपक्वता। साथियों, जो परिपक्वता है ये हमारी अभिवृद्धि से संबंधित है, शारीरिक होती है। परिपक्वता जो होती है साथियों शारीरिक होती है। आप सभी साथी ध्यान रखें। सीखने की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, हमें बिल्कुल प्राप्त होता है। साथियों, यहाँ पर जो सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है वो है हमारा परिपक्वता। साथियों, क्योंकि परिपक्वता जो है हमारी शारीरिक से संबंधित है, अभिवृद्धि से संबंधित है। साथियों, तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं किसके कारण होता है? साथियों, कोई बालक अजनबी व्यक्तियों को देखता है, नए व्यक्तियों को देखता है, उसको देखकर डरने लग जाता है। ये जो विकसित होता है ये भय किसके कारण होता है? क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन, ऑप्शन बी चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि अधिगम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन, चिर प्रतिष्ठित जो प्रानुकूलन है साथियों, ये क्लासिकल कंडीशन को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्लासिकल कंडीशन को ही कहते हैं। जैसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं इसको, क्लासिकल अनुबंधन अर्थात शास्त्रीय अनुबंधन। साथियों, शास्त्रीय अनुबंधन के कारण जो बालक होता है अजनबियों को देखकर भय विकसित कर लेता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जैसे आपने पढ़ा था वाटसन का जो बच्चा था, वाटसन प्रयोग करता है खरगोश को खेलते समय जो वाटसन है डरावनी ध्वनि उत्पन्न करता है, और डरावनी ध्वनि से बालक डरता है। जैसे ही उसके सामने खरगोश के जैसे सफ़ेद रुई जैसे वस्त्र आते हैं या फिर कोई भी ऐसी वस्तु आती है तो उससे वो बालक डरता है। तो यहाँ पर जो अजनबियों का जो भय होता है वो चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन अर्थात शास्त्रीय अनुबंधन के कारण होता है। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रशंसा एवं दोषारोपण, ऑप्शन बी प्रतिद्वंद्विता, ऑप्शन सी पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। जो बाह्य विप्रेरणा है, जब भी बालक बाह्य विप्रेरणा से प्रेरित होता है तो वह प्रशंसा के लिए कार्य करता है, दोषारोपण के लिए कार्य करता है। प्रतिद्वंदिता, बालक क्या करता है, किसी की प्रतिद्वंदिता में आकर कोई कार्य करता है या फिर सीखने की प्रयास करता है, तो जो प्रतिद्वंदिता होती है वो बाह्य विप्रेरणा से संबंधित है। पुरस्कार एवं दंड पाने के लिए बालक कोई कार्य करता है तो वह भी बाह्य विप्रेरणा से संबंधित है। तो हमारे यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो बाह्य विप्रेरणा से ही संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साथियों, उपयुक्त सभी। यहाँ पर चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी अवस्था मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गुदी अवस्था, ऑप्शन बी अव्यक्त अवस्था, ऑप्शन सी जनन अवस्था, ऑप्शन सी प्रशंसा अवस्था, ऑप्शन डी जनन अवस्था। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। आप सभी साथी ध्यान रखें। और सिगमंड फ्रायड ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई थी, उनमें से कौन सी अवस्था यहां पर नहीं है? साथियों जो गुदी अवस्था है वो इससे संबंधित है, अव्यक्त अवस्था भी मनोलैंगिक विकास से संबंधित है और जनन अवस्था भी। साथियों जो प्रशंसा अवस्था है ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, दूसरे स्तर की प्रथम अवस्था है। आप सभी साथी ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रशंसा अवस्था जो है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यय अधिगम, ऑप्शन बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि अधिगम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अंतर्दृष्टि अधिगम, जो है रॉबर्ट एम गेने के अधिगम से संबंधित है। साथियों रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे और इन 8 प्रकारों के बारे में आप सभी साथी विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देखें, क्योंकि अधिगम रॉबर्ट एम गेने के जो अधिगम के प्रकार हैं और यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार क्लास बनाई गई है साथियों। आप सभी साथी एक बार इस कक्षा को जरूर देखें और इस कक्षा को देखने के बाद वादा करता हूँ मैं आपसे कि आप सभी साथी इस सिद्धांत को बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए, यह अवलोकन किसका विरोध करता है? ऑप्शन ए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन बी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, ऑप्शन डी बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। साथियों बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत होता है बुद्धि को एक अखंड इकाई मानता है और यह सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि जो होती है एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अपने कई अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाशाली हो सकता है, उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की बुद्धि कितनी बढ़ सकती है? यह निर्भर करती है बच्चे की जो बुद्धि है कितनी बढ़ेगी, ये किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए सामाजिक पर्यावरण पर, ऑप्शन बी आनुवंशिकता पर, ऑप्शन सी भाषा पर, ऑप्शन डी सतत अभ्यास पर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया, आप सभी साथी ध्यान रखें। और जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में सामाजिक पर्यावरण, भाषा और सतत अभ्यास की बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है। साथियों जो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की बुद्धि कितनी बढ़ेगी यह उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है? ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन बी चोरी करने वाला बालक, ऑप्शन सी झूठ बोलने वाला बालक, ऑप्शन डी बाल अपराधी बालक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों यहाँ पर जो समस्यात्मक बालक नहीं है वो है मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि जो बालक होता है वो समस्यात्मक बालक थोड़ी होता है साथियों, वो तो मानसिक मंदता से ग्रसित होता है। जो समस्यात्मक बालक होते हैं उसी को बाल अपराधी बालक कहते हैं। किसी प्रकार के अपराध करना साथियों, जैसे झूठ बोलना, चोरी बोलना, बाल अपराधी बालक, ये सभी समस्यात्मक बालक से संबंधित है। समस्यात्मक बालक से जो संबंधित नहीं है वो है हमारा यहाँ पर मंदबुद्धि बालक। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, आपके प्रश्न कितने सही हुए, आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे और साथी भी हमारे साथ जुड़कर इन कक्षाओं का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।
हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवे तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।